तो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल MHGS अड्डा पर। फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के सामने मैं फिर से आता हूं और आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट्स करके मेरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा लगता है मुझे। मेरी मनोकामना यही है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। बगैर देरी किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें मेरे साथ। और आप भी अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, मन लगा के पढ़ाई करिए और अपने मकसद में आप लोग कामयाब हो जाइए। मेरी यही मनोकामना है, मेरा यही दुआएं हैं कि आप सब लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाए। तो आइए आज की क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो आइए बगैर देरी किए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न हम आपको जो देने वाले हैं वो प्रश्न है, देखिए स्क्रीन पर, किस वाद में यह कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि किस वाद में कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। तो किस में कहा गया है? ये एक मामला हुआ था इनरी बेरुबारी के, जो 1960 के मामले में कहा गया था कि संविधान के उद्देशिका उसका अंग नहीं है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 10-15 मिनट की वीडियो बनती है। 10 ही 15 मिनट की वीडियो आप लोग उसे मुस्कुराते हुए हंसते हुए आप उसको देख सकते हैं। स्किप ना करें क्योंकि आपके फायदे की चीज़ है। आइए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? क्या पूछ रहा है कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा उद्देशिका को। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ देखिए। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसका उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के तहत। आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आइए फिर से देखिए, सुनिए मेरी बात, कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होता है? सही भाव क्या है? ये उत्तर में होगा भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। बहुत ध्यान से समझें, भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। आइए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 जो आपके सामने स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो उत्तर है ब्रिटेन में। किस देश में विकसित हुई थी? तो भाई वो कौन सा देश है? तो ब्रिटेन में। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, इंग्लिश में जिसे कहते हैं जोडिकल रिव्यू, ठीक है, जोडिकल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप ध्यान से सुन लें। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जोडिकल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर है यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, तो आइए बगैर देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि पूछ रहा है आपसे कि भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? क्या पूछ रहा है
कि भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? कौन है इसका प्रमुख स्रोत? भाई जनता, हम और आप। ठीक है, ये भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। कौन है? जनता है। ठीक, अगर स्रोत जब भी पूछे कि भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो हमेशा आप याद रखें, अपने आप से रिलेट कर ले कि जनता जो होती है वो भारत के राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। देखिए, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हम समझेंगे, एक्सप्लेन करना, उसको हम आपको बताते रहेंगे। इसीलिए आपसे हम कहते हैं कि वीडियो को स्किप न किया करें, क्लास को छोड़ के जाया न कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास नहीं है, आप 10 मिनट 15 मिनट की क्लास होती है, उसको आप जरूर देख लें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और आप लोग नोट्स इसका जरूर बनाते रहें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि जिस थोड़ी सी लापरवाही की वजह से एग्जाम में क्वेश्चन आए, बाद में आपको इसके बारे में पता चले और आपको पछताना हो। मैं ये नहीं चाहता, इसीलिए कह रहे हैं वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए, और अच्छा लगे तो शेयर कर दिया कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। बस इतनी चीज कहना है। तो आइए फिर बगैर देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, प्रश्न नंबर 8 में ये पूछ रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। क्या पूछ रहा है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, इसका उत्तर होगा एकल कार्यपालिका। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। बहुत ध्यान से बात, सोचने वाली बात है। बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे बहुत सारे प्रश्न में आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। तो इसका उत्तर होगा संविधान। संविधान क्या है? ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 में है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ये भाई जनता। जनता, जनता मतलब हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग क्या है? भारत के राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। देखिए, हमारे क्लास में हम आपको डेली 20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन हम आपको जीएस के प्रोवाइड करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश आप लोग ये किया कि जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली ये जीएस के क्वेश्चंस आपको मिलते रहें, और अपनी नोट भी बनाते रहिए। आप जीएस के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, उसमें जाकर आप MSGS अड्डा भी सर्च करेंगे मेरे चैनल का नाम, तो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन दो देशों में पाई जाती है? क्या पूछ रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन दो देशों में पाई जाती है? तो क्या होगा इसका उत्तर? भारत में और यूएसए में। भारत और यूएसए में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 तक समझ में आ गया आपको। तो आइए प्रश्न नंबर 12 तक चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में लिखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा है? क्या है कि भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा कि भारतीय संविधान को अधिक कठोर संविधान किसने कहा? तो ये आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और प्लीज आप लोग नोट्स बनाते रहें और बात को सुनते रहा कीजिए। वीडियो को रोक कर सिर्फ नोट मत किया कीजिए, सुनिए। आइए बगैर देरी किए हम लोग प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। मैं आपसे फिर से ये कहूंगा कि नोट्स बनाते रहा कीजिए, मेरी बातों को सुनते रहा कीजिए। बहुत लोग होंगे कि जो वीडियो को रोक लेते होंगे और लिख लेते होंगे। भाई,
लिखना अलग चीज है, किताबों में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लिखना अलग चीज है। परंतु अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसकी बात को सुनकर, क्वेश्चन को, आंसर को सुनकर आपको लिखना 10 मिनट 15 मिनट में, उसकी बात अलग हो जाती है। वरना आप समझदार हैं, आपको जैसा बेहतर लगे आप वैसा काम कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारिता संघवाद किसने कहा। क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। कि जी ऑस्टिन ने कहा था। तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। तो वो देश है अमेरिका से। अमेरिका से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको, आंसर भी आपको, क्वेश्चन भी आपको नए मिल रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप लोग उसकी नोट्स बनाते रहें और रिवीजन करते रहें। आइए प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। कहां से लिया गया। ये रूस के संविधान से। तो रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, बगैर देरी किए। तो क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो इसका आंसर होगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जो है, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में ये शब्द जोड़े गए थे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज, आप समझदार हैं, अगर आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आइए प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। क्या पूछ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलेंगे कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। क्या अर्थ है भाई। तो इसका उत्तर होगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यही अर्थ है इसका। वंशानुगत शासन नहीं है, वंश के बाद वंश। समझ रहे हैं ना, कि बाप के बाद बेटे, बेटे के बाद बेटे। भारत में एक गणतंत्र है भाई, कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना, कई प्रांतों को मिलाकर एक राज्य बना, जिससे भारत एक गणतंत्र बना। तो अभी तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, तक जैसे कि 28 राज्य है, ये एक प्रांत हुआ करते, 28 राज्यों को मिला दिया गया, तो क्या हुआ, मेरा भारत बना। तो भारत क्या है, हमारे एक गणतंत्र राज्य है, मतलब कई राज्यों का एक गढ़। समझ रहे हैं। तो ऐसे गणतंत्र राज्य का अर्थ ये है कि भारत में वंशानुगत, वंश के बाद वंश, बाप के बाद बेटे का शासन नहीं होता। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 की तरफ, सॉरी, प्रश्न नंबर 18 की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। तो किसने कहा था ये चीज। तो ये उनका नाम है केसी वियर ने। तो केसी वियर ने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया। किसके संबंध में प्रावधान दिया गया। तो अनुच्छेद 394 के तहत। तो अनुच्छेद 394 के तहत भारतीय संविधान में उसके लागू किए जाने के, ध्यान दीजिए, उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत। तो 394 के तहत। ठीक है, तो आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है
आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 मतलब प्रश्न नंबर 20 में ये आपसे पूछ रहा है कि ये क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। और मैं जाते जाते आपसे ये कहूंगा कि प्लीज फिर से मैं आपसे अब यही कहूंगा कि आप लोग वीडियो को स्किप न किया करें और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें कि वीडियो को कैसी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें ताकि इस क्लास का फायदा हर एक बच्चे उठा सके। ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 20 में ये पूछ रहा है कि भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर को। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें। बस यही है। और अपना ख्याल रखा करें, अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। तो मिलते हैं नई क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।